Hello दोस्तों, this is Dr. Ravinder Singh again with a new video, Forest Resources। एक बहुत बड़ा इशू एनवायरमेंटलिस्ट ने खड़ा कर रखा है और सच भी है। वन संसाधन साफ साफ हमारी दुनिया की अगर 3-4 बड़ी समस्याएं हैं, उनमें पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम और पोल्यूशन प्रॉब्लम, ये बहुत बड़े ऐसे विकार आ गए हैं जिनका समय रहते निदान करना आवश्यक है। पोल्यूशन प्रॉब्लम इतना बड़ा इशू हो गया है और इसके साथ जुड़ा क्लाइमेटिक चेंज भी एक इशू बन गया है। सीधे टॉपिक को नेक से पकड़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसको मैं 3-4 हिस्सों में बांटूंगा। जरूरत क्या है, हिंदुस्तान की स्थिति कैसी है फॉरेस्ट में, निदान क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें क्या काम करेगा। सबसे पहले हरा, देखिए मेरे पीछे ये हरा पत्ता मेरे चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट देता है। ये फूल खिलता हुआ हंसता हुआ नजर आता है। इसको देखकर याद आता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अगर लोगों के चेहरों के ऊपर हंसी और मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो उसका एक और एक ही रास्ता है और वो है कुदरत के साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट विद नेचर। कनेक्ट विद नेचर, अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान भी करो, उपयोग भी करो और उनका विकास भी करो, ह्रास बिल्कुल मत करो। मैन की एक डेफिनेशन ये है, मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, आदमी जंगल से आया है। और एक पुलिस ऑफिसर ने एक बात बड़ी गहरी की कि जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उस समय आदमी जंगली हो जाता है और सबसे ज्यादा अपराध रात को होता है। यानी वी हैव ए कनेक्ट विद द फॉरेस्ट। बायोसाइंस में सबसे बड़ी एक कोटेशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में जीने की कला में सबसे इंपॉर्टेंट यही मानी जाती है। जो फिट है वो जिंदा रहेगा, बाकी दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। जितने भी जीवधारे हैं पूरे बायोस्फीयर में ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल के लिए आपस में लड़ते हैं और जो फिट है वो रहता है, बाकी बाहर हो जाता है। हम अपने मूल टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। फॉरेस्ट कि क्या ऐसी जरूरत है कि एक एज ए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसका कारण एक और एक ही है कि गॉड हैज क्रिएटेड अर्थ एज द होम ऑफ मैन, और आदमी के डोमिनेंस ने पृथ्वी के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।
बड़ी सीधी सीधी ये है, उसका सीधा असर और उसकी सीधी सजा डिवास्टेशन आ रहे हैं। ये जो भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, सूखे पड़ जाते हैं और ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड्स हैं, ये सारे इस एक इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हम शुरू से इस एल्गोरिदम को लेंगे, फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट इज a product of a function of relief, soil, climate and human affairs. वन के ऊपर सबसे ज्यादा असर धरातल का, जलवायु का, मिट्टी का और आदमी के हस्तक्षेप का माना जाता है। बड़ी सीधी बात है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। जैसा धरातल वैसी वेजिटेशन। आप अगर हिमालयाज में शिवालिक से ऊपर लेसर हिमालय, हायर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के ऊपर आप जाते जाते हैं तो वेजिटेशन का पैटर्न बदलता जाएगा। जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एक अकेला फैक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट में है तो वो है क्लाइमेट। और क्लाइमेट के दो ही वेरिएबल, एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल, तापमान और वर्षा। ये जो दो वेरिएबल है, आब हवा, तापमान और वर्षा, ये डिटरमिन करते हैं आपके फॉरेस्ट के ऊपर। हिंदुस्तान बहुत लकी है इस मामले में। पहला, हर तरह की जलवायु हिंदुस्तान में है, हर तरह का रिलीफ हिंदुस्तान में है और इसका पैटर्न फॉरेस्ट के ऊपर नजर आता है। यहां ये बात है, फॉरेस्ट गिव क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट से आती है। और कोटेशन आती है, इफ यू लिव क्लीनली यू विल थिंक राइटली। अगर आप साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। यू विल थिंक राइटली। मैं अपना पुराना टूल, वही मैप, क्योंकि ज्योग्राफर के लिए कहा जाता है मैप्स आर द बिगेस्ट टूल्स, और नक्शे के बगैर हिंदुस्तान का फॉरेस्ट का पैटर्न समझाया नहीं जा सकता। इंडिया का आप टोपोग्राफी देखें, एक हिमालयन रीजन है, गंगा यमुना का मैदान है, डेक्कन प्लेटो है और दो कोस्ट हैं। रिवर का फ्लो हिमालयन रिवर्स है और प्लेटो रिवर्स हैं। रिलीफ आपका ऑर्थोग्राफिक रेन यहां पर होती है, थोड़ी बहुत साइक्लोनिक है। यहां रिलीफ के अनुसार ही रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरह से हमारा, यानी हम सब ट्रॉपिकल रीजन में है और मॉनसून का कैरेक्टर है वो हमारे इस फॉरेस्ट रिसोर्स है, इसको डिटरमिन करेगा। हिमालयन रीजन के हाइट के अनुसार आपका फॉरेस्ट का वितरण होगा। सबसे ज्यादा ग्रेटर हिमालयाज हैं, वहां पर पाइन फॉरेस्ट, शंकुधारी वन पहुंच जाते हैं, जैसे यूरोप में है। जिस समय आप ये आसाम वाला जो रीजन है, सेवन सिस्टर्स है,
जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, वहां पर हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनके सारे साल पत्ते रहते हैं। और यहाँ मैं सजेस्ट करना चाहूंगा एक बात, अगर आप लेजरली आवर्स में हैं, छुट्टियां बिताना चाहते हैं और कम कॉस्ट के ऊपर आप यात्राएं करना चाहते हैं, तो लुक ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को विजिट जरूर करें। आप लोग देखेंगे वो अनटच्ड बाय मैन, सबसे कम। और अगर आप हैप्पीनेस भी देखेंगे, यहाँ जो इस रीजन के, मणिपुर के, नागालैंड के, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, बहुत बड़ी उम्र में भी उनके बाल नहीं गिरते हैं। कारण है क्लीन एनवायरनमेंट, एजिंग भी कम है वहां पर, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी इन लिमिटेड रिसोर्सेज। ज्यादा संसाधन होने से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है स्वच्छ वातावरण से, और इन लोगों को अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है। ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो इकोसिस्टम बनता है, इसमें हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा जो कोस्ट के साथ मिलता है, तो मैनग्रूव्स एक अलग किस्म की वेजिटेशन है, सबसे अलग हटके, और वो भी देखने लायक है। अगर आप डाइवर्सिटी में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है, तो मैनग्रूव जरूर देखने चाहिए। जहां नदियां समुद्र के मुहाने से मिलती हैं, बनाती हैं, वहां पर मैनग्रूव फॉरेस्ट बनता है। इसके दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट आप देखें, यहाँ थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट में यहाँ से मॉनसून जो जाती है, क्योंकि अरावली मॉनसून के पैरेलल है, तो बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती है तो एक ही काम होता है, सूखा पड़ता है और वेजिटेशन थॉर्नी श्रब्स हो जाती हैं। यहाँ अलग है, एनिमल भी अलग है, कैमल होता है जिस तरह से, जो वाटर रेसिस्टेंट ही यहाँ पर वेजिटेशन है। जीरो फाइट, याद रखें, जीरो फाइट, जिनकी मरुद जिसको कहेंगे, जड़ें बहुत लंबी होती हैं। इस तरह से कांटेदार श्रब्स हैं वो राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ साउथ हरियाणा में, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मिलती हैं। एक बात फिर याद रखें, यहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बना हुआ है, उसको विजिट जरूर करें, वो एक बार आपको झटका देगा। फॉरेस्ट की महत्ता अगर आप देखना चाहते हैं, और बहुत अच्छी नौकरी भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बहुत अच्छी नौकरियों में से माना जाता है। इसके मैं बाद में बताऊंगा अच्छी क्यों मानी जाती है। यहाँ दोनों घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट का अलग पैटर्न और ईस्टर्न का अलग है। मॉनसून जब आती है यहाँ पर, और इसका एक रेन शैडो प्रदेश अलग रह जाता है। डेक्कन प्लेटो है, इसके ऊपर अलग किस्म की वेजिटेशन हो गई है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र है इंटीरियर इंडिया। यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस का मतलब पतझड़ वाले वन, जो एक साल में एक बार पत्ते जिनके गिर जाते हैं, उनको डेसिडुअस फॉरेस्ट करते हैं। और डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा फ्रूट्स पैदा किए जाते हैं हिंदुस्तान में। आप लोगों को दो सूचनाएं ऐड करना चाहता हूं। एक, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा किस्म के और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और फ्रूट पैदा करने वाला देश है। इसमें निमोली से लेकर आम तक सभी फल आ जाते हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला भी देश बन गया है। दो हमारे पास बहुत बड़े एसेट हैं, हम अपनी अच्छी चीजों है उनकी प्रशंसा ही नहीं करते। नीचे अगर आप आ जाएं तो कोस्टल रीजन यहाँ पर है, या अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह के टोपोग्राफी है, जिस तरह की क्लाइमेट है, उसी तरह की वेजिटेशन आपको मिलेगा। यहाँ एक और रेफरेंस में देना चाहूंगा, साइलेंट वैली केरला की बहुत खूबसूरत वादी है। कभी मौका मिले तो नीलगिरीज और साइलेंट वैली को देखने जरूर जाएं। ये दुनिया में कुदरत ने सब कुछ दिया है, बहुत खूबसूरत अर्थ बनाई है, इसको देखें। बहुत सारे जो बच्चे
जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं एक ही सबक देखना चाहूंगा। अगर कभी आप निराश होते हैं तो आप साइलेंट वैली में, नॉर्थ ईस्ट में, या मैनग्रोव्स को, या पाइन के जो वेजिटेशन है, पाइन फॉरेस्ट है, यहाँ राजस्थान का डेजर्ट में श्रब्स है, इनको देखने चले जाओ। यहाँ क्योंकि विषय इतना लंबा और गंभीर है, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा। फॉरेस्ट अपने आप में एक रिसोर्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर और डिपेंडेंट बहुत सारे और रिसोर्स हैं। किसी देश की अगर रिचनेस देखनी है तो उसकी बायोडाइवर्सिटी देखनी होती है। फौना और फ्लोरा में अगर आप देखें, हमारे पास कॉन्गो रीजन और अमेजन रीजन के बाद हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 3 पर आता है बायोडाइवर्सिटी में। हमारे पास इतने किस्म के प्लांट्स और इतने किस्म की वेजिटेशन है। फॉरेस्ट इज ए हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट रहेंगे तो हमारे पास जीव जंतु रहेंगे, जितने पक्षी हैं, जितने एनिमल्स हैं, अगर आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हो तो फॉरेस्ट आवश्यक है। और फॉरेस्ट किसके ऊपर निर्भर करते हैं? फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के ऊपर। इसलिए ये कोटेशन दी जाती है, डोंट अरेस्ट द रिवर्स। नदियों को अरेस्ट मत करो, बहुत बड़े बड़े बांध ना बनाओ, छोटे छोटे बांध बना के आप ले ले। आपको ठीक है शहद चाहिए तो मक्खियों से थोड़ा सा शहद ले लो, लेकिन मक्खियों को मारो नहीं। यही बात हम फॉरेस्ट के लिए, आपको फॉरेस्ट को थोड़ी लकड़ी चाहिए, टिम्बर तो चाहिए, हाउस बिल्डिंग में भी चाहिए, फायर के लिए भी चाहिए, दूसरे उपयोग है, फॉरेस्ट से लेनी पड़ेगी। लेकिन नए पेड़ जरूर लगाएं। आप अपने जितने भी उत्सव है वहां पर ये कहा जाता है कि जो भी त्योहार है, चाहे आप 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या आपका जन्मदिन होता है, या बरसी होती है, उसके ऊपर आप फॉरेस्ट पेड़ जरूर लगाएं। और नई जो पीढ़ी है उसको भी ये कोटेशन बताएं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कोटेशन आती है कि मैंने ये पेड़ जो लगाया है, जब तक ये पेड़ जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूं। अगर अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं तो आप पेड़ लगाते हैं, जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक आपका जीवन मौजूद है पृथ्वी के ऊपर, आपका वजूद भी जीवित है। और वो पेड़ अपने सीड डालेगा तो आप अगले पेड़ आने वाले वो आपके पड़पोते और पोते होते जाएंगे। यानी ट्रीज एंड प्लांट्स आर योर ब्रदर्स एंड चिल्ड्रन। वाइल्ड लाइफ बड़ा सीधा सीधा जुड़ा हुआ है फॉरेस्ट के साथ। इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए, छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे तितली है, बटरफ्लाई, जैसे बी है, इनका योगदान बहुत ज्यादा है हमारे इकोसिस्टम में। अगर ये चले गए तो आदमी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इतने इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रहेंगे, और हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो जिसका हम डींग मारते रहते हैं वो बनी रहेगी। यहाँ मैं वही बात फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, हमारे कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को टेररिज्म की तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कोई आप प्रोजेक्ट लेके आओ, उसमें अड़ंगा डालना हो तो वो इस एनवायरनमेंट को लेकर आ जाते हैं। चाहे मेट्रो निकालनी हो, चाहे सड़क निकालनी हो, चाहे रेलवे निकालनी हो, चाहे अर्बनाइजेशन करना हो, ये 2-3 महकमे, एक माइनिंग है, एक फॉरेस्ट है, ये अपना अड़ंगा अटका देंगे। विकास तो करना ही होगा, इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, या ऐसा संतुलन रखें। मैंने उदाहरण भी दिया कि शायद तो आपको चाहिए लेकिन मक्खियों को मत मारो। आप ऐसे बंजर इलाके हैं वहां अर्बनाइजेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन फॉरेस्ट को खत्म नहीं करें। वाइल्ड लाइफ का ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि
आपको कोई एक माइन मिल जाती है, कोई मिनरल मिल जाता है, तो हमारे एक जियोलॉजिस्ट ने, यू कैन शिफ्ट द वाइल्ड लाइफ, यू कैन शिफ्ट द फॉरेस्ट, बट यू कैन नॉट शिफ्ट द मिनरल। बिल्कुल ठीक है, मिनरल तो निकालना पड़ेगा, हमको रिजर्व करना पड़ेगा। हमारे पास 18% जो फॉरेस्ट का इलाका है हिंदुस्तान को, इसको लगभग 30% तक हमने करना है। और ये जो वास्ट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। अगर फ्लड को रोकना है, सूखा को रोकना है, आपने बड़े बड़े जो डिजास्टर आ रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, उनको अगर रोकना है तो एफोरेस्टेशन करना ही पड़ेगा। और बड़ी मेहरबानी करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ ये पता नहीं क्या करते हैं, इतने पेड़ लगाते हैं हर साल और पता नहीं कहां पे चले जाते हैं। मेरा ख्याल है दुनिया के सबसे भ्रष्टतम अगर कोई डिपार्टमेंट है, उनमें से 10 में से अगर एक रखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मिलेगा उसमें। वाइल्ड लाइफ को जितने भी पोचर्स हैं, वो सारे के सारे गार्ड्स के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रहे हैं, एंडेंजर्ड हो गए हैं। हमारे बहुत सारे स्पीसीज हैं, वो बाहर से हमको इंपोर्ट करके दोबारा से बसाने पड़ रहे, इस हालत में पहुंचा दिया है। अगर हमने समय रहते गवर्न ठीक नहीं किया तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। और एक बार फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का एक बार नुकसान हो जाता है, इसको रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको दोबारा से रीजनरेट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कुदरत के साथ मिलकर रहो, कुदरत के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए आप अगली जनरेशन का ध्यान रखते हुए अपने संसाधनों को ज्यादा वेस्ट ना करें। आप यूज एंड यूटिलाइज तो करें, लेकिन वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वन है तो क्लीन है, क्लीन एनवायरनमेंट है, और क्लीन एनवायरनमेंट है तो राइट थिंकिंग है। फॉर राइट थिंकिंग पीपल फॉरेस्ट को बचाना बहुत आवश्यक है। पेड़ों को उसी तरह से रखें जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, और ये बिल्कुल अपने जीवन का एक ध्येय बना ले कि हमारी जितनी भी एज हो गई है, जैसे मैं 70 शुरू हो गया है तो मेरा धर्म बनता है 70 पेड़ लगाना। तो मैंने अपने सिर्फ गार्डन में लगभग 200 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आप देख सकते हो, इनको मैंने लगाया हुआ है, अपने हाथ से लगाया हुआ है। टोटल 1000 से ज्यादा ऐसे ट्रीज हैं जो मेरे हाथ से लगाए हुए हैं, और इस बात का मुझे सुकून है, इस बात का मैं गर्व भी कर सकता हूँ कि कम से कम मैंने अपने जीवन में एक कम से कम ये भला काम जरूर किया है। मैं आप लोगों को भी वही संदेश देता हूँ जो मेरे अपने आचरण में है। मैं बड़ी कोई बात नहीं कहता, इतनी सी बात कहता हूँ, जिस तरह से एक प्लांट आपने छोटा लगाया और जब ग्रो करता है, उसको देख के, उसके रंग को देखकर आपको प्रसन्नता होती है, ये हमेशा के लिए चिरस्थायी प्रशंसा आपकी रहती है। अगर आप, बड़ी सीधी बात है, अपने पर्यावरण को ध्यान रखते हैं, अपने वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हैं, अपने पेट्स को अच्छी तरह से रखते हैं, तो इसका आपको पड़ोसियों के साथ इसका प्रभाव आप अपने जिनके साथ सहपाठी हैं या सहकर्मी हैं उनके साथ भी पड़ेगा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये हमको कोऑपरेटिव लिविंग का संदेश देते हैं। वन जीवन, वन मनुष्य, ये सभी एक ही हैं। इसी को हम चाहे एकांतवाद कह ले, चाहे द होल कंसेप्ट कह ले, यही संसार है। आप अपने छोटे से गार्डन में इस तरह से अगर प्लांट्स लगाते हैं, ये देखिए आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है, गुड़हल का है, सागवान का पेड़ है, केला है, अमरूद है, हमारे पास नींबू है, संतरा है, माल्टा का प्लांट है,
सीताफल है, सहतूत है, गुलाब है, एलिफेंटा है, जैस्मीन के प्लांट हैं, कनेर है, मौसमी है, गुड़हल है, रात की रानी है। इतने सारे प्लांट्स अगर आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो सारा जीवन आप लोगों को लकड़ी, फल, शुद्ध वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट आपको घर में ही मिल जाता है। और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए मैं इतनी बड़ी योजनाएं हैं। हमारे फार्मर्स को एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बहुत प्रमोट करनी चाहिए। उससे बहुत सारी औषधियां, हर्बल पार्क्स आप डेवलप कर सकते हो और इसके साथ कनेक्टेड एक सेकेंडरी आपको रेवेन्यू मिल सकती है। किसान सिर्फ अनाज पर निर्भर ना करे, उसको सप्लीमेंट करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और फिश कल्चर, इनके साथ जुड़ा होना जरूरी है और उसके लिए एक फास्ट मार्केटिंग की आवश्यक है। इसको लार्जर कोऑपरेटिव सिस्टम जैसे अमूल ने किया उस तरह से विकसित करना आवश्यक है। फॉरेस्ट को एनकरेज करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज की आधारभूत और प्राथमिक भूमिका की तरह से विकसित करनी चाहिए। अमूल हमारे पास एक बहुत बढ़िया मॉडल है जिसको फॉलो किया जा सकता है। गवर्नमेंट को इस काम के लिए विशेष बजट जरूर एलोकेट करे और जितनी भी जो जिसको हम कहेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें CSR में जो पैसा है वो फॉरेस्ट के ऊपर आना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब आ जाएगी तो लोगों का हित अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाएगा। चिपको आंदोलन इसी तरह का एक आंदोलन चला था, जिन्होंने हिल एरियाज में बहुगुणा के लीडरशिप में लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और फॉरेस्ट को बचाया। जो बड़ी कॉरपोरेट हैं उनका सहयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बड़ा पैसा वो लोग दे सकते हैं। उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ा देनी चाहिए और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जॉब्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और ज्यादा विकसित करनी चाहिए और जिसका बहुत बड़ा स्कोप भी है। ये दुनिया है, ये संसार है, इस दुनिया में ही हम लोगों को रहना है। इसलिए हमको प्रसन्न अगर रहकर, भाईचारा बढ़ाकर, अगर बहुत सारे प्लांट्स लगाकर हमारे वन्य जीवन के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर हम सहचर रहते हैं, तो ये हम पृथ्वी के ऊपर अपना बहुत बड़ा धर्म भी निभा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वही बात है, नेकी आप करते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे।